हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कवि त्रिलोचन की कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इसमें कवि त्रिलोचन जी ने एक तो गांव में जो अनपढ़ता होती है उसके बारे में बताया है। साथ में कवि ने बताया है कि किस तरह से लोग आर्थिक मजबूरी के कारण अपना घर परिवार छोड़कर काम के लिए, रोज़गार ढूंढने के लिए शहरों की तरफ जाते हैं और वहाँ उन्हें अपने घर परिवार सभी से अलग रहना पड़ता है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, यानी कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है। वो अनपढ़ है। इसमें कवि यही बताना चाहते हैं कि वो अनपढ़ है और जो अक्षर लिखे हुए होते हैं वो सिर्फ उसको काले काले ही लगते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। कवि कह रहे हैं कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचान पाती है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। कवि कह रहे हैं कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो चंपा मेरे पास आ जाती है और मैं जब पढ़ रहा होता हूँ तो चुपचाप खड़ी होकर सुनती रहती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। कवि कह रहे हैं कि जब मैं पढ़ता हूँ वो मेरे पास आकर चुपचाप खड़ी होकर सुनती है और उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि जो ये काले काले अक्षर हैं इनसे इतने सारे अलग अलग स्वर कैसे निकलते हैं। यानी कि जब मैं पढ़ता हूँ, बोल रहा होता हूँ पढ़ता हुआ, तो उसको लगता है कि ये सब काला काला है और इसमें से इतने सारे अलग अलग स्वर कैसे आ रहे हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। अब कवि चंपा के घर परिवार के बारे में बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि जो चंपा है वो सुंदर नामक एक ग्वाले की लड़की है, उसके पास गाय भैंसे हैं। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चौपायों का अर्थ होता है चार पैरों वाला, अर्थात जो गाय और भैंस होती हैं उनके चार पैर होते हैं, इसलिए उनको चौपाया कहा है। कवि कह रहे हैं कि जो उसका पिता सुंदर है उसके पास गाय भैंसे हैं और चंपा उन्हीं पशुओं को लेकर उनको चराने के लिए जाती है। अर्थात कवि ये बता रहे हैं कि चंपा पढ़ने लिखने का काम नहीं करती, बल्कि जो अपने घर परिवार का काम है, पशुओं को चराना, वो करती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है। कवि अब बता रहे हैं उसके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, चंपा के बारे में, कि वो अच्छी है और थोड़ी सी चंचल है, थोड़ी शरारती भी है और कभी कभी वो मेरे साथ शरारत भी करती है। क्या शरारत करती है? कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज़ गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा क्या शरारत करती है कि जब कवि पढ़ने लिखने का काम करता है तो वो उसकी कलम को छुपा देती है और जब वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढ कर लाते हैं तो देखता है, कवि कह रहा है कि फिर मैं देखता हूँ कि मेरा कागज़ गायब हो जाता है। अर्थात जैसे ही वो अपनी कलम ढूंढ कर लाता है उसके बाद चंपा उसके कागज़ गायब कर देती है और फिर कवि उसे ढूंढने में परेशान हो जाता है। चंपा कहती है, तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? अब कवि बता रहे कि चंपा इतनी भोली है कि उसे ये भी नहीं पता कि ये पढ़ने लिखने का काम है। जब मैं दिन भर लिखता रहता हूँ तो उसे लगता है कि मैं ऐसे ही कागज़ में छेद कर रहा हूँ, तो वो मुझसे कहती है कि तुम तो सारा दिन कागज़ को ही गोते रहते हो, तुम इसमें ही छिद्र करते रहते हो। क्या ये जो काम है कागज़ में छिद्र करने का, क्या ये बहुत अच्छा है? अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि चंपा इतनी भोली वाली है कि उसे ये भी नहीं पता कि मैं पढ़ने लिखने का काम कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। उसे लगता है कि मैं कागज़ में छिद्र कर रहा हूँ। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। जब वो मुझसे ऐसे सवाल करती है तो उसकी सरलता पर मुझे हंसी आ जाती है और जब मैं हंसने लग जाता हूँ तो चंपा चुपचाप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। कवि अब बता रहे हैं कि जैसे वो उनके पास आती है
तो एक दिन जब चंपा आई तो मैंने चंपा से कहा कि चंपा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरह से तुम भी पढ़ लो। हारेगा ढे काम सरेगा, यानी कि जो पढ़ना लिखना है वो हारे के समय यानी मुसीबत के समय काम सरेगा, काम में आएगा। पढ़ना लिखना कभी मुसीबत होगी तो तुम्हारे काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। और जो महात्मा गांधी के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं कि गांधी जी की भी यही इच्छा है कि सभी लोग पढ़ना लिखना सीख जाएं, अर्थात सभी साक्षर बने। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तब कवि बता रहे हैं कि जब मैं उसे पढ़ने के लिए कहता हूँ और बताता हूँ कि जो पढ़ना लिखना है, पढ़ाई जो है वो मुसीबत के समय काम आ सकती है, और महात्मा गांधी ने भी यही इच्छा है कि सभी लोग पढ़ना लिखना सीखें, तब चंपा मना कर देती है कि मैं तो नहीं पढ़ूँगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूँगी। अब देखो चंपा कह रही है कि तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, कि अगर गांधी जी अच्छे हैं तो वो पढ़ने लिखने की बात कैसे करेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूँगी। यानी कि चंपा का मानना है कि जो पढ़ना लिखना है वो अच्छा काम नहीं है, और वो सोचती है कि महात्मा गांधी को तो सब अच्छा बताते हैं और कवि भी उसे अच्छा बताते हैं, तो एक अच्छा आदमी ऐसे जो ये बेकार का काम है, खाली बैठे रहने का काम है, उसको वो कैसे कह सकता है मैं तो नहीं पढ़ूँगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब वह कलकत्ता। कवि अब बता रहे हैं कि उसको पढ़ाई का महत्व बताने की कोशिश करते हैं चंपा को, कि पढ़ना लिखना क्यों अच्छा है। तब इसी संदर्भ में कवि चंपा को कहते हैं कि कवि कहता है कि जब मैंने उससे कहा कि पढ़ना लिखना अच्छा है, जब तुम्हारी शादी होगी और शादी के बाद विदा होकर तुम अपने ससुराल चली जाओगी और कुछ दिन अपने पति के साथ रहोगी, और जब तुम्हारा पति कलकत्ता चला जाएगा तो बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो कवि उसको पढ़ाई का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जब तुम कुछ दिन तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, और जब काम करने के लिए वो कलकत्ता चला जाएगा तो कलकत्ता बहुत दूर है, वहाँ से वो बहुत समय में आएगा, और अगर तुम्हें उसे संदेश भेजना होगा और तुम कैसे उसका पत्र पढ़ोगी, अगर वो संदेश भेजेगा तो तुम उसको नहीं पढ़ पाओगी, ना ही अपना संदेश उस तक भेज सकोगी। इसलिए अगर तुम अब पढ़ लोगी तो ये काम तुम कर सकोगी। यानी कि कवि ये बताना चाहता है कि पढ़ना लिखना अगर रोजगार के लिए काम ना आए तो दैनिक जीवन में भी उसका उपयोग होता है, पढ़ाई ज़रूरी है। ये सब बताने के लिए कवि उसे यही समझाते हैं कि अगर तुम अपना संदेश, अपने विचार अपने से दूर रह रहे अपने पति के पास भेजना चाहोगी, अगर और उसका पढ़ना चाहोगी तो कैसे पढ़ोगी, इसलिए अगर अभी पढ़ लोगी तो अच्छा रहेगा। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। अब देखो कवि कह रहे हैं कि जब चंपा से मैंने पढ़ने का ये कारण बताया कि इस वजह से तुम पढ़ लो कि ये तुम्हारे तब काम आ जाएगा, तब चंपा कवि को ही कहती है कि तुम कितने झूठे हो, तुम कहते हो पढ़ना लिखना अच्छा है तो तुम पढ़ लिख कर भी इतने झूठे हो, इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हो। पहले तो कहती है कि मैं शादी ही नहीं करवाऊंगी, अगर मेरी शादी हो गई तो मैं अपने पति को अपने साथ ही रखूँगी, उसे कभी भी कलकत्ता नहीं जाने दूँगी, अपने घर परिवार से दूर नहीं जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। आखिरी पंक्ति में कवि ये बताना चाहता है कि जो कलकत्ता शहर है वो घर परिवार से लोगों को दूर करता है, यानी कि लोग काम करने के लिए शहर की तरफ जाते हैं और अपने घर परिवार से दूर हो जाते हैं। तो चंपा कहती है कि ऐसे कलकत्ते शहर पर बजर गिरे, अर्थात उसका विनाश हो जाए जो लोगों को अपने घर परिवार से दूर करता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत है तो मेरे आप पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके उसे क्लियर कर लें।